हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT ज्योग्राफी क्लास 8 के MCQ। आज इसी क्रम में यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 है। यहाँ पर हम मानव संसाधन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में कहा गया है, लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से प्रकृति की देन को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। कारण, स्वस्थ, शिक्षित और अप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। देखिए, लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं और उनके भीतर जो योग्यताएं होती हैं, उनसे ये लोग प्रकृति में जो भी उन्हें प्राप्त हुआ है उसको संसाधन में ये बदल देते हैं। तो यहाँ पर कथन आपका बिल्कुल सही है। इसमें कारण बताया गया है। कारण है सबसे बड़ा, एक तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और तीसरा यहाँ बताया गया है मोटिवेशन। इन तीनों के होने से ये लोग क्या करते हैं, जो भी प्रकृति ने इन्हें दिया है उसको संसाधन में बदल देते हैं। तो यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है जापान का। जापान के पास कोई प्राकृतिक खनिज नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जो जनता है, जो भी देश के निवासी हैं, उनको स्वास्थ्य दिया, शिक्षा दी, मोटिवेशन दिया और अपने आप को बेटर मानव संसाधन में तब्दील कर दिया। आप देखते होंगे आज भी कि जापान जो है टेक्नोलॉजी के मामले में आज काफ़ी आगे है। वो इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने जो है मानव संसाधन पर फोकस किया। दूसरा प्रश्न है अब आपका, मानव संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। सेकंड, अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। देखिए, मानव संसाधन का विकास तब होता है जब कोई देश अपने नागरिकों पर उनके शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति सजग होता है, तो वहाँ के निवासी जो हैं वो मानव संसाधन में बदल जाते हैं। वहीं आपने देखा होगा बहुत सारे देश हैं जो कि अपने नागरिकों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं होते हैं, अपने नागरिकों के प्रति बहुत ज़्यादा संजीदगी नहीं बरतते हैं, तो वो देश पिछड़ जाते हैं, यानी वहाँ के लोग पिछड़ जाते हैं। तो इसी वजह से हम ये देखते हैं जो मानव संसाधन है वो विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। यानी आप देखते होंगे, अगर आप कंपेयर करें, अगर विकसित देशों को विकासशील देशों से कंपेयर करें तो दोनों में जो शैक्षिक स्तर है, आयु है, लिंग है, इनमें फर्क आपको दिख जाएगा। उनकी संख्या, यानी आप ये देखेंगे विकसित देशों में जो मानव संसाधन वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, विकासशील देशों में कम है। तो वो यही अंतर है। तो यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है अब आपका, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब किया गया था? 1951, 1985, 1980, 1986। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण 1985 में किया गया था ताकि लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए जो है ये काम करे। तो यहाँ पर आंसर है आपका तीसरे का बी वाला, यानी कि ये 1985 में स्थापित किया गया था। चौथा प्रश्न है अब आपका, 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि जिसको PMKVY के नाम से जाना जाता है, का शुभारंभ कब किया गया था? 2014, 2016, 2019, 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 2020 तक प्रशिक्षित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथे का डी वाला। पांचवा प्रश्न है अब आपका, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये आपको बताना है, इसमें कोई ये गलत है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। सेकंड, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने वैसे क्षेत्र हैं। अगला है, विषुवत वृत्त के उत्तर की अपेक्षा विषुवत वृत्त के दक्षिण में बहुत अधिक लोग रहते हैं। अगला है, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। देखिए, जिस भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि विश्व की जनसंख्या का जो 90% है, इससे अधिक भाग जो है भूपृष्ठ के 30% भाग पर निवास करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है।
आप ये देखेंगे जो सघन बसावट है वो आपकी दक्षिण में, दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलेगी। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको सघन बसावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा यूरोप में, उत्तर पूर्वी, उत्तर अमेरिका आपके जो क्षेत्र हैं ये घने बसे हुए क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन भी सही है। अगला है यहाँ पर विषुवत वृत्त के उत्तर की अपेक्षा विषुवत वृत्त के दक्षिण में बहुत अधिक लोग रहते हैं। देखिए अगर आप ग्लोब पर देखेंगे या आपके पास जो भी आपका वर्ल्ड मैप है उसमें देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि विषुवत वृत्त के उत्तर में क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थन पोल है, और नीचे साउथ पोल है। तो साउथ पोल में इतने ज़्यादा शहर नहीं है, साउथ पोल में इतने ज़्यादा मुख्य मुख्य स्थान नहीं है, क्योंकि साउथ पोल में मोस्टली क्या है, आपका समुद्र है। तो नॉर्थ पोल में ज़्यादा आबादी है अपेक्षाकृत साउथ पोल की। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए था कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं, जबकि ये उल्टा लिखा हुआ है। डी वाला कथन बिल्कुल सही है कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग जो हैं आपके दो महाद्वीपों यानी कि एशिया में और अफ्रीका में रहते हैं। तो यहां पर आपका गलत आंसर है आपका 5वें का सी वाला। छठवां प्रश्न है अब आपका जनसंख्या घनत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। अगला है संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसके पश्चात क्रम से अफ्रीका और यूरोप में है। देखिए पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं और इसे सामान्य रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। अगर हम संपूर्ण विश्व के औसत जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं भारत की बात करें तो इंडिया में जो 2011 का सेंसस है, ध्यान देना, जो 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो जन घनत्व है या जनसंख्या घनत्व है आपका वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर का है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी आपका सही है। तीसरा वाला दिया हुआ है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका यूएसए में बताया गया है, देखिए गलत है। सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है ये दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रम से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया इसमें आ जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। तो आंसर है 6वें का ए। 7वां प्रश्न है अब आपका नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। यहां पर कथन में कहा गया है लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। कारण मैदानी क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए अनुपयुक्त होते हैं। देखिए कथन आपका बिल्कुल सही है कि लोग सदैव ऐसी जगहों पर रहते हैं कि जहां पर आपकी जमीन की उपलब्धता, जहां पर जल भी आसानी से मिल जाए, खेती बाड़ी भी आसानी से हो जाए। तो पर्वतों और पठारों की तुलना में लोग मैदानी भागों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका रीजन ये है कि मैदानी क्षेत्र जो है खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए अनुपयुक्त नहीं होते हैं बल्कि उपयुक्त होते हैं। ध्यान देना यहाँ पे अनुपयुक्त लिखा हुआ है, आपको ये शब्दों का जो फेर है ये एग्जाम में भी याद रखना है। तो यहाँ पर उपयुक्त होते हैं, इसी वजह से जो मैदान है वो सघन बसे हुए हैं। तो यहाँ पर कथन तो सही है लेकिन कारण जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 7वें का सी। ए सही है परंतु आर गलत है क्योंकि यहाँ पे अनुपयुक्त लगा हुआ है जबकि उपयुक्त लगा होना चाहिए था। 8वां प्रश्न है अब आपका निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। स्थलाकृति, खनिज, मृदा, जल, जलवायु। देखिए ये सभी कारक जो हैं ये आपके जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या का वितरण है, इसको प्रभावित करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का डी, उपरोक्त सभी। 9वां प्रश्न है अब आपका जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जापान में ओसाका और भारत में कांचीपुरम 2 घने बसे क्षेत्र हैं। अगला है धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। अगला है अक्षय आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं, उदाहरण के लिए पुणे। देखिए बात करें तो जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ये लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। तो जापान में ओसाका, जबकि भारत में कांचीपुरम नहीं है। देखिए कांचीपुरम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कांचीपुरम एक मंदिर नगर का उदाहरण है, एक औद्योगिक नगर का उदाहरण नहीं है बल्कि एक मंदिर नगर है। जबकि जो आपका मुंबई है, आपका जो मुंबई है जो कि देश की आर्थिक राजधानी बोला जाता है, ये एक आर्थिक नगर का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा केवल कांचीपुरम की वजह से।
सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। लोग धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थानों पर भी रहना पसंद करते हैं, जैसे आपका वाराणसी हुआ, यरूशलेम हुआ, वेटिकन सिटी हुआ, मथुरा हुआ, हरिद्वार हुआ, तो ये आपके धार्मिक महत्ता वाले सिटी हैं, तो लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र जो हैं वो भी अत्यधिक घने बसे हुए हैं, जैसे पुणे हुआ और भी बेंगलोर है आपका, ये सब घने बसे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपके 2 और 3 कथन सही हैं, तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3। 10वां प्रश्न है अब आपका, जीवन प्रत्याशा से आशय है। जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है आपको बताना है। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के शिक्षित होने की आशा की जा सकती है। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के विवाहित होने की आशा की जा सकती है। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के रोजगार परक होने की आशा की जा सकती है। देखिए यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। अच्छा, कमेंट में आपको अभी बताना है वर्तमान में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, ये आपको कमेंट में बताना है। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। तो यहाँ पे 10वें का आंसर है आपका ए वाला। 11वां प्रश्न है अब आपका, विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। सेकंड, मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 2 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। अगला है, 1999 में 30 वर्ष की अवधि में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी यानी 6 अरब हो गई। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य क्या है कि एक निश्चित अवधि के दौरान जो लोगों की संख्या में परिवर्तन आया है, इससे है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। विश्व की जो जनसंख्या है वो वास्तव में स्थिर नहीं है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक जो विश्व की जनसंख्या है धीरे धीरे बढ़ी है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। वहीं सन 1804 में जो विश्व की जनसंख्या थी वो 1 अरब थी। ध्यान देना, ये 3 अरब नहीं थी बल्कि 1 अरब थी। अब चूंकि उसी समय में औद्योगिक क्रांति हुई है, इसके अलावा स्वास्थ्य वगैरह इस पर जोर दिया गया है, शिक्षा पर जोर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। और इसी वजह से आप देखेंगे जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो आप देखेंगे 150 वर्षों बाद ये जनसंख्या 1959 में कितनी हो गई है, 3 अरब हो गई है। ये यहाँ पर आप बताई गई है 1804 में 2 अरब बताई गई है, जबकि ये 1 अरब थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। वहीं बात करेंगे 1959 से लेकर लगभग 30 सालों में 99 तक के समय को यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 30 वर्ष की अवधि में ये जनसंख्या दुगनी हो गई है, यानी 6 अरब हो गई है। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन भी सही है। इसका कारण वही है क्योंकि अब बेटर स्वास्थ्य सेवाएं हो गई हैं, स्वास्थ्य पर रिसर्च वगैरह की गई है, लोग शिक्षित हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां वगैरह हैं उनका पसराव नहीं हो पाया है और लोग जो है ज़्यादा जीवित रह पा रहे हैं। इस वजह से जनसंख्या यहाँ पर डबल हो गई है। तो यहाँ पर गलत वाला ऑप्शन जो है आपका सी वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर आंसर है आपका 11वें का सी। 12वां प्रश्न है अब आपका, जन्म दर और मृत्यु दर के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में इसको मापा जाता है। अगला है, मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जन्म दर का मतलब है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने बच्चे या कितने लोग जीवित हैं। उसी तरह से मृत्यु दर का मतलब है कि 1000 व्यक्तियों पर कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा कथन दोनों ही सही है। तो आंसर है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। 13वां प्रश्न है अब आपका, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है किसी देश में स्त्री एवं पुरुष जनसंख्या के बीच का अंतर, किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, प्राकृतिक विशेषताओं के कारण किसी जगह पर लोगों का अधिक बसाव। अगला है, किसी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। देखिए, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13वें का बी वाला। और देखिए, विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का जो मुख्य कारण भी है वो प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। इसी वजह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 13वें का बी। 14वां प्रश्न है अब आपका, प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अगला है,
जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। वे लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। देखिए, जो प्रवासी है, प्रवासी का मतलब यही होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। और प्रवास के अंतर्गत एक तो आ जाता है उत्प्रवास और दूसरा आ जाता है अप्रवास। तो जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं वो अप्रवासी नहीं कहलाते हैं, बल्कि क्या कहलाते हैं, ये उत्प्रवासी कहलाते हैं। ध्यान देना, ये उत्प्रवासी कहलाते हैं, ना कि अप्रवासी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। वहीं वे लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो अप्रवासी कहलाते हैं। वो उत्प्रवासी नहीं बल्कि अप्रवासी। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां इंडिया छोड़कर अमेरिका चला जाए तो अमेरिका के लिए क्या होगा, वो अप्रवासी होगा, और भारत से जो गया है व्यक्ति वो भारत के लिए क्या होगा, उत्प्रवासी होगा। तो यहां पर आपका दूसरा तीसरा कथन गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है 14वें का ए, केवल एक। 15वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है सूडान देश में आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। देखिए, दोनों ही कथन गलत हैं। आप लोग जानते हैं यूएसए और ऑस्ट्रेलिया दोनों विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, और दुनिया के कोई भी विकासशील देशों के लोग हों, सब यही चाहते हैं कि हम लोग विकसित देशों में जाएं, क्योंकि विकसित देशों में रोजगार अवसर, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज की बेटर सुविधा है। तो लोग क्या है, विकसित देशों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। तो इस वजह से वो अपने देश को छोड़ रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, ये कह सकते हैं हम आप्रवासी देश हैं, और आप्रवासी देश होने की वजह से यहाँ पर लगातार यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। सूडान देश एक गरीबी वाला देश है, यानी गरीबी का दंश झेलने वाला देश है। यहाँ से तमाम लोग बेहतर सुविधाओं की तलाश में इस देश को छोड़ गए हैं। तो सूडान देश क्या है, एक उत्प्रवासी है। यानी सूडान देश में उत्प्रवास होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या कम हो रही है। वहीं यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में दोनों में आप्रवास होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या क्या है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा कथन दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 16वां प्रश्न है आपका, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है। अगला है जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या को ऊपरी भाग में एवं वृद्धों की जनसंख्या निचले भाग में दिखाई जाती है। अगला है यदि देश में जन्म दर और मृत्यु दर ऊंची हो तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या का पिरामिड बनाते हैं, और पिरामिड कुछ इस तरह से बन जाता है। यानी एक साइड में क्या होता है, एक साइड में ये लाइन है बीच की, एक साइड में मेल होती है और एक साइड में फीमेल। यानी मान लीजिए इस तरफ क्या है, मेल है, और ये आपका फीमेल वाला पोर्शन है, और ये स्टार्ट होता है नीचे से। ये नीचे वाला जो पोर्शन है आपका, ये 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि आपकी कह सकते हैं जो बच्चा जन्म लेता है यहाँ से स्टार्ट होता है। ऊपर बढ़ते बढ़ते क्या है, ये वृद्ध लोग ऊपर होते हैं, यानी जो ओल्डर लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन तो सही है कि किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है। जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या को कहां पर, ऊपरी भाग में नहीं बल्कि निचले भाग में, नीचे भाग, जो निचला भाग है, नीचे वाला भाग है, तो नीचे वाले भाग में इसको दर्शाया जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, जबकि वृद्धों की संख्या को ऊपरी भाग में दर्शाया जाता है। अगर मान लें यदि देश में जन्म दर और मृत्यु दर ऊंची है तो क्या होगा, जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाएगा, क्योंकि जन्म दर उच्च है तो जन्म दर उच्च होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, निचला वाला हिस्सा काफी चौड़ा हो जाएगा, और मृत्यु दर उच्च है तो इसका मतलब क्या है, ऊपर जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो इस वजह से ये सकरा होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर केवल 1 और 3 कथन सही है, तो यहाँ पर आंसर है 16वें का सी, केवल 1 और 3। 17वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए पिरामिडों में से कौन सा जापान की जनसंख्या को निरूपित करता है, पिरामिड ए, बी और सी। देखिए, इसके बारे में वैसे तो मैंने पूरा लिखा नहीं है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और ये सीसेट में भी ये सवाल जो था मैंने सॉल्व करवाया था। इसके अलावा क्लास 9-10 की जो इकोनॉमी है वहाँ पर भी ये सवाल मैं बता चुका हूँ, इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। तो इस उद्देश्य से मैंने यहाँ पर ये इमेजें रख दी हैं कि आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए, जापान का सीन क्या है, जापान एक विकसित देशों की श्रेणी में आता है। जापान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गई है, यानी निचला हिस्सा जो है जापान का, जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, और वहीं जो जीवित व्यक्ति हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई है। उसका रीजन ये है क्योंकि वहाँ पर जीवन प्रत्याशा काफ़ी अच्छी है।
तो यहाँ पर क्या है, बच्चे जन्म बहुत कम ले रहे हैं और मरने वाले की भी संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एकदम पिरामिड जो सकरा सा हो गया है। ये वाला पिरामिड जो है आपका, ये केन्या का पिरामिड है। केन्या देश का पिरामिड है, मैं नाम बता दे रहा हूँ, आपके चैप्टर में ही से ही मैंने लिया है। केन्या के पिरामिड में आप ये देख पा रहे हैं कि जो जन्म दर तो काफ़ी उच्च है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं लोग मरने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, बेहतर जीवन प्रत्याशा नहीं है, इस वजह से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, यानी बच्चे लंबे समय तक जीवित नहीं रह पा रहे हैं और यही कारण है कि ऊपर का पिरामिड इसका सकरा होता चला गया है। वहीं जापान में ऐसा नहीं है। जापान में आप देख पा रहे हैं बच्चे बहुत कम जन्म ले रहे हैं, लेकिन चूंकि देश डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, बेहतर और भी जो सुविधाएं वो दी जा रही हैं, इस वजह से लोग लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं। ये वाला पिरामिड आप जो देख रहे हैं ये आपका इंडिया का पिरामिड है। इंडिया में आप ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जन्म दर है वो अभी भी हल्की सी ज़्यादा है, यानी कि कह सकते हैं पहले की तुलना में हल्की ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी जो इंप्रूवमेंट हो रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उस वजह से आप ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मृत्यु दर है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आपका बी वाला, यानी ये वाला जो पिरामिड, सकरा सा जो पिरामिड है, ये जापान की जनसंख्या को निरूपित कर रहा है। यानी कम जन्म दर वाले जो पिरामिड है, ये कम जन्म दर यहाँ पे कम है और मृत्यु दर भी यहाँ पर क्या है, काफी कम हो गई है। इस वजह से लोग लंबी आयु तक यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रहे हैं। 18वां प्रश्न है अब आपका, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। देखिए ये आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। अगला है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। अगला है, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। देखिए जनसंख्या वितरण जो है ये यही दर्शाता है कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस प्रकार से वितरित हैं, ये इससे हमें जनसंख्या वितरण का पता चलता है। तो यहाँ पे सही आंसर है 18वें का सी वाला। 19वां प्रश्न है अब आपका, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जन्म, मृत्यु और विवाह, जन्म, मृत्यु और प्रवास, जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। देखिए जन्म, मृत्यु और प्रवास ये 3 वो कारक हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जैसे आपने सूडान का एग्जाम्पल देखा, आपने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देखा, तो ये इसी का है। तो यहाँ पर जन्म, मृत्यु और प्रवास ये तीनों कारक हैं जनसंख्या में परिवर्तन लाने के लिए। 20वां प्रश्न है आपका, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई 1 अरब, 3 अरब, 6 अरब। देखिए 1 अरब जो जनसंख्या थी वो 1804 में थी। 3 अरब जनसंख्या आपकी कब थी, 1959 में थी। और 1999 में जो आपकी जनसंख्या थी वो कितनी थी, ये थी 6 अरब। तो यहां पर सही आंसर है आपका 6 अरब। 21वां प्रश्न है आपका, जनसंख्या पिरामिड क्या है। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण, या जब किसी क्षेत्र को जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। देखिए यहां पर आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखी जो निरूपण है उसको जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। तो यहां पर सही आंसर है 21 का ए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहां पर एंड हो जाता है और चैप्टर के साथ साथ आपकी क्लास 8 तक की जो ज्योग्राफी है ये भी कवर हो जाती है। अब देखिए आपकी जो आगे बची हुई ज्योग्राफी है 9, 10, 11, 12 वो आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगी। फिलहाल अभी वो वीडियो नहीं आएंगे। इसके बाद आपका जो वीडियो आएगा वो एथिक्स का आएगा, क्योंकि एथिक्स का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यानी जब भी अब वीडियो पब्लिश होगा मेरा वो एथिक्स का ही वीडियो होगा। साथ के साथ मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो 9, 10 की ज्योग्राफी है वो भी कवर करवा दूं। देखिए हम लोग, आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप एनसीईआरटी की जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, इस चैनल की टेस्ट सीरीज देख लीजिए या फिर किसी और की देख लीजिए, आप ये पाएंगे स्टडी विद मयंक की जो टेस्ट सीरीज है वास्तव में हम लोगों ने बहुत गहनता के साथ आपके सामने प्रश्न लेकर आए हैं। इतनी गहनता के साथ कोई प्रश्न लाने वाला नहीं है। सब लोगों ने, किसी ने 1 घंटे में पूरी किताब खत्म कर दी है, 2 घंटे में पूरी किताब खत्म कर दी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर एक एक लेक्चर को कवर होने में, एक एक चैप्टर को कवर होने में आधे घंटे का समय लग गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई खानापूर्ति नहीं हो रही है, आपको उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट दे रहे हैं। यही कारण है कि हम लोग हद से ज्यादा वीडियो, जैसे आपने देखा होगा अन्य चैनल वाले एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो डाल देते हैं, हम उस तरह से वीडियो नहीं डाल रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं आपको जो भी कंटेंट मिले वो उत्कृष्ट कोटि का हो, ताकि उसमें आप ये जान सकें कि ये यूपीएससी स्टैंडर्ड का है। यानी हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आपके साथ धोखा हो। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।